हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैकबोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात, ये कोर्स आपका दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा। जो कोर्स यहाँ क्रैश के तौर पे चल रहा है, इसके बाद जो बचे हुए टाइम है उस पर अपन लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल क्वेश्चन सेट से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपन लोग। मार्केट में जो वर्मा प्रेस आता है उससे भी मैं खुद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। एमसीक्यूज मेरे तरफ से आपके 50 हर एक चैप्टर से रहेगा। तो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो एग्जाम हॉल में जो आपका भौतिक विज्ञान है इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन लोग दिसंबर के बाद जो 2 महीना बचता है, जनवरी और फरवरी, उसके दरमियान करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आज वाले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उसके बारे में समझेंगे और दर्पण का फॉर्मूला क्या है, उसका यूज और उसको कैसे अप्लाई करते हैं वो भी इस वाला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बट उससे पहले अपन लोग चालू करते हैं। थोड़ा सा बच गया था प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को हम लोग ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सम रीजन उस वीडियो में अपन ने कंटिन्यू नहीं कर पाया था, तो अभी अपन लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले स्थितियों को याद करना है। ये आपका उत्तल दर्पण है और इधर से नंबरिंग चालू करना है, 5 4 3 2 1, इस तरह से ही नंबरिंग करना है, तभी ये ट्रिक काम करता है। 5 कौन वाला पोजीशन को मानेंगे? अनंत को। सी से परे 4 नंबर पोजीशन को सी पर 3 मानेंगे। सी और एफ के बीच में 2 मानेंगे और एफ को 1 मानेंगे। एक होता है एफ और पी के बीच में, वो हम लोग का एक्सेप्शन है, इसे तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। जब 5 को ट्रिक से याद हो जाएगा तो एक एक्सेप्शन वाला ऐसे ही याद हो जाएगा आपका, है ना। तो 5 को कहाँ माने? अनंत पे। 4 को सी पर, 3 को सी और एफ के सी पर, 2 को सी और एफ के बीच में, 1 को एफ पर माने। ठीक है, अभी चलते हैं, इसको क्या हम देखेंगे। तो एक साइड आपको बीम लिखना है, दूसरा साइड प्रतिबिंब लिखना है। जिधर बीम बोले तो वस्तु, ठीक है, और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में, 5 4 3 2 1। और जो प्रतिबिंब है उसको बढ़ते क्रम में लिखना है, 1 2 3 4 5। तो 5 का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? 1 पे बनेगा। ठीक है, 4 का प्रतिबिंब 2 पे बनेगा, 3 का प्रतिबिंब 3 पे बनेगा, 2 का प्रतिबिंब 4 पे बनेगा, 1 का प्रतिबिंब 5 पे बनेगा। तो आपने 1 का मान याद करके रखा। 1 कहाँ होता है? फोकस पे होता है। 5 कहाँ होता है? अनंत होता है। तो 5 का प्रतिबिंब 1 पे बन रहा है। इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, भूल जाइएगा तो ये ऑर्डर इधर से भी आप लिखना चालू कर सकते हैं, तो आपको खट से दिख जाएगा। ठीक है, साथ में आपको ये प्रतिबिंब का साइज के बारे में भी बताता है। देखिए, 5 से छोटा है 1, वो भी बहुत छोटा है, इसीलिए छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 4 से 2 छोटा होता है, तो 2 आपको ये भी जानकारी दे रहा है कि छोटा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, 3 और 3 दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों प्रतिबिंब बराबर होते हैं। 2 पे जब बीम को रखिएगा तो उस समय देखिए 2 से बड़ा होता है 4, मतलब बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। 1 पे रखिएगा तो 5 पे मिलेगा। 5 तो बहुत बड़ा नंबर होता है 1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। तो ये आपको जानकारी भी मिल जाता है कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक था, आपको याद रखना है। और ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। याद हो गया? अभी अपन लोग फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने पीडीएफ लगा दिया है, उस पीडीएफ को आपको याद करना है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले नंबर पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है जो टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों में यूज किया जाता है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा है ना, जेल के ऊपर इतना बड़का वाला टॉर्च लगा हुआ रहता है। आप RRR मूवी, हमारे NTR सर और रामचरण सर की मूवी को यदि आपने देखा होगा तो क्लाइमेक्स वाले सीन में इतने बड़े बड़े लाइटर लगा रहते हैं जेल के ऊपर, उसको अपन लोग सर्च लाइट बोलते हैं। तो उस पे, या फिर नाइट ड्यूटी में जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो जो टॉर्च लेके जाते हैं वो अपना सर्च लाइट हो गया, उस पे लगा हुआ रहता है अवतल दर्पण। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अवतल दर्पण उसमें कैसे लगा हुआ रहेगा, तो मैं बता दूं, अवतल दर्पण की खास बात होती है, अवतल दर्पण झुका हुआ के अंदर की ओर इसका ये रहता है, अंदर की ओर चमकता हुआ सरफेस रहता है ना भाई। तो मान लिया ये टॉर्च है ऐसा, ठीक है, तो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ रहता है और इसका फायदा मिल जाता है अपने को। जैसे ये बल्ब ग्लो करेगा, कुछ रोशनी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से जाके सीधा निकलता है ऐसे। ठीक है, जितना भी यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, क्योंकि ये वाला सरफेस तो चमकता हुआ है ना, यही है हमारा अवतल दर्पण। और सीधा लाइट फेंकता है एकदम सामने की ओर, और इसी कंसेप्ट पे दूर तक जाता है। और इसी कंसेप्ट पे आपका क्या है,
टॉर्च काम करता है, सर्च लाइट काम करता है, और वाहनों के हेडलाइट पर, गाड़ी का जो मोटरसाइकिल होता है उसका हेडलाइट पे भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। दूसरा नंबर पे दांत विशेषज्ञ, जो दांत के डॉक्टर होते हैं उस पे लगाया जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि दांत विशेषज्ञ के पास कौन सा दर्पण रहता है, ऑप्शन रहेगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो अवतल दर्पण लगा दीजिएगा। शेविंग दर्पण, शेविंग मतलब जो बार्बर होते हैं ना ठाकुर जी, अच्छे वाले, हमारे लोकल दुकान में तो नहीं मिलता, लोकल दुकान में तो आपको समतल दर्पण मिलेगा। ब्रांडेड दुकान में जाइएगा तो आपको शेविंग दर्पण वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। सौर भट्टी पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को इसको रट जाना है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सौर भट्टी में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, अवतल के उत्तल, तो आपको अवतल बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका पिछला वाला वीडियो में जो कुछ बाकी, आप फटाफट से इसको देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तल दर्पण की ओर, ठीक है। तो अवतल दर्पण वाला जितना पोर्शन था उसे अपन लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन लोग उत्तल दर्पण को देखेंगे, ठीक है। इससे आपका जो सवाल पूछेगा बस यही पूछता है, यहाँ जो लाइन लिखा हुआ, बट उससे पहले कुछ और जानकारी ले लेते हैं। इससे हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ ले। याद है आपको उत्तल दर्पण कहाँ से अपन लोग प्राप्त किए थे? तो आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था ये गोला, गोला याद है ना, इस गोले से अपन ने बीच बीच में काट दिया दो हिस्सों में टूट गया। इसको यदि दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, बाहर बाहर पेंट करोगे, ठीक है जी, तो आपका ये अवतल बन जाता है। और ये आपका अंदर से पेंट करोगे, इस अंदर साइड से, ठीक है, उभरा वाला हिस्सा चिकना रहेगा तो आपका उत्तल दर्पण बन जाता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में, चाहे इस दर्पण के लिए चाहे इस दर्पण के लिए, दोनों का केंद्र कहाँ था भाई? इधर था। इसका मतलब इस उत्तल दर्पण के लिए केंद्र, अभी तो इसको यहाँ से सरका के कहाँ ले आया, इतना दूर ले आया, तो अभी भी केंद्र तो वही साइड ही रहेगा ना, केंद्र बदल के थोड़े उस साइड चला जाएगा भाई। ऐसे समझ लो इसको, वृत्त का जो झुकाव जिस ओर रहता है उसी और उसका केंद्र रहता है। तो इसका झुकाव इस ओर है, मतलब इधर की ओर केंद्र रहेगा, बाहर की ओर तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो केंद्र इस बार आपका कहाँ आ गया? इधर आ गया। दोस्त एक चीज को ध्यान देना, पेंट आपने जिधर किया है उधर ही केंद्र आ गया। इसका मतलब सारी बातें आपसे आपको याद रखना है, चलेगा दर्पण के पीछे बोलकर। क्या बोलकर? दर्पण के पीछे बोलकर। ये तो समझाने वाला था, इसको मिटा देता हूँ। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? जब हम लोग गोले दर्पण को अंदर वाले पृष्ठ को पेंट कर देते हैं तो उभरा वाला सतह एक दर्पण की तरह काम करता है, जिसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। छोटी छोटी जानकारी, दर्पण को बीच बीच हिस्सों से बांटने वाला लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्योंकि दर्पण का झुकाव इस बार इधर की ओर है तो यहीं पे आपका सी वक्रता केंद्र होगा, बीच में कहीं पे आपका फोकस होगा, ठीक है, जिधर झुकाव होता है उधर फोकस होता है। अब यहीं पे इतना चीजें समझ में, ये दो चीज आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब सवाल जब से पूछता है सबसे ज्यादा कि उत्तल दर्पण में आभासी बड़ा छोटा, आभासी, आभासी के बाद यहाँ होगा सीधा, आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, छोटा, सीधा और प्रतिबिंब बनता है। किरण आरेख खींचने के नियम, हालांकि ये आपका अवतल दर्पण वाला कंसेप्ट से पूछता है सबसे ज्यादा सवाल, उत्तल दर्पण वाला नहीं पूछता। फिर जानकारी के लिए ले लेते हैं, क्योंकि ये दर्पण कैसा है? आभासी है। दो कंसेप्ट को याद रखेंगे तो इसको आप आराम से समझ जाओगे। एक कंसेप्ट क्या कि जो आपका दर्पण किरण है, वो किरण कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 केसेस है हमारे पास। समांतर किरणें यदि आएगी, किसके समांतर भाई? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो वो कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। लेकिन इसका फोकस तो भाई पीछे है। पीछे कहाँ है? इधर की ओर है, पीछे की ओर है। तो यहां से ये जाएगा, आई ऐसे किरण और ऐसे चली जाएगी। तो ये जो किरण है ये आपका ऐसा महसूस होगा कि कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। क्यों ऐसा महसूस करवा रहे हैं सर? कि हम जानते हैं किरण कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। इसका यदि सीधी रेखा बनाऊं तो ये इधर से आई है ना भाई, डॉट 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 डॉट, सीधा तो ऐसे ही नहीं जाएगा, यहाँ आके मुझे मिलता हुआ दिखाई देगा। और परावर्तन किरण जहां से मिलेगी मुख्य अक्ष को, या जहां से मिलता हुआ महसूस होता है, वो अपन लोग क्या होता है भाई? फोकस होता है। महसूस यदि हो रहा है तो आपका कैसा हो जाएगा? आभासी। और यदि सच में काट करता तो हम लोग उसको बोल देंगे वास्तविक। तो ये तो सच में तो काट नहीं ना कर रहा है, हमें महसूस हो रहा है कि ये किरण यहाँ से आ रही है, तो ऐसे अपन लोग बोल देंगे आभासी फोकस। समझ में आ गया?
तो यही चीज यहाँ पे है कि समांतर किरणें कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये कैसा आ जाती है, आभासी वाला। इधर की ओर देखिए, यदि फोकस से होकर जाती है किरण तो कहाँ से समांतर होकर जाती है, किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये आपने अवतल दर्पण में याद किया है, लेकिन ये तो आभासी दर्पण है। उत्तल दर्पण कैसा, आभासी दर्पण है, तो ये जाती हुई महसूस होगी समांतर। तो फोकस से पहले किरण को बुलाते हैं, भाई तुम यहाँ फोकस हो, तुम्हारे सीधा में कोई किरण आएगा, इधर तो कोई किरण जा नहीं सकता, इसीलिए तुम्हें मैं आभासी बनाऊंगा। और इस स्ट्रेट लाइन को, मान लिया इसको मैं मिटा दिया ऐसे, ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। तो इस सीधे लाइन को फॉलो करते हुए अब तो वास्तविक दुनिया में पहुंच गए ना, मतलब इस सीधा में तुम्हारा कोई लाइन आ रहा होगा, इसी को तो बोलते हैं फोकस से जाती हुई लाइन, या हाँ जाती हुई लाइन महसूस हो रही है। तो फोकस से जाती हुई लाइन जब महसूस होगी तो किसके समांतर जाएगी, ऐसे, याद हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तीसरा आपने याद किया है, सी से जाने वाली किरण सी से ही जाता है। तो अगेन यहाँ पे अपन लोग, सी तो कहीं इधर होगा बीच में, सी ऐसे, सी से जाने वाली किरण को अपन लोग डॉट 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 ऐसे मिलाएंगे। हाँ चलो, तुम यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ये दर्पण नहीं होता तो तुम सीधे जाते, दर्पण होने की वजह से तुम मुड़ गए इधर पीछे की ओर, लेकिन श्योर था कि तुम जाते तो सी से ही, दर्पण का मुखड़ा होने की वजह से तुम रुक कर वापस मुड़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महसूस हो रहा है कि ये जरूर सी से होते हुए जाता। दैट्स वाई अपन लोग इसको बोलते हैं सी से जाने वाला किरण सी से वापस मुड़ जाती है। सीधा सा यही है कंसेप्ट, इसमें और कुछ तो है नहीं। ध्रुव से जाने वाला, ये तो बहुत आसान है। ध्रुव से यदि कोई किरण आती है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाकर क्या हो जाता है, तिर्यक हो जाती है, वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है, दर्पण वाली दिशा में, इधर वाली दिशा में मुड़ जाएगा। और किसके साथ एंगल आई इक्वल टू आर बनाएगा, मुख्य अक्ष के साथ। ये रहा, ये पी है, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ पूछेगा नहीं आपसे, क्या पूछेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है और उत्तल दर्पण के उपयोग पूछेगा, जो एक ही का उपयोग है, आपको याद करना। बट उससे पहले, जैसे अवतल दर्पण है, हमने 6 केसेस दिखे थे कि अवतल दर्पण में अनंत में रखेंगे, सी से परे रखेंगे, सी और एफ के बीच में सी में रखेंगे, सी और एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो अलग अलग केसेस, हमने टोटल 6 केसेस को डिस्कस किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टोटल 2 केस है, एक अनंत वाला है और एक सी और एफ के बीच, सी से परे है। सी से परे क्या है, एक दर्पण के सामने है, सी तो सब इधर है ना, दर्पण के पीछे थोड़े ना रखेंगे। देखिए क्या है, कहाँ कहाँ रखेंगे इसको, एक तो बहुत दूर, दर्पण से बहुत दूर रख लेंगे, अनंत पे हो जाएगा। एक दर्पण के पास रखेंगे, यहाँ 2 ही तो केस बनेगा, सी के पास तो नहीं रख सकते, दर्पण के पीछे रखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, चमकदार सतह इस बार है, इसलिए 2 केस ही बनते हैं, 6 क्यों नहीं बनते, समझ में है ना। ठीक है, तो उन फटाफट 2 केस को देख लेते हैं, इसके बाद इसका उपयोग देखेंगे और बस उतना से ही सवाल पूछेगा, ये और इसका उपयोग, ये 2 चीज से सवाल पूछता है उत्तल दर्पण का, और न्यूमेरिकल तो खैर पूछता ही है। तो फटाफट से अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का स्थितियां, 2 स्थिति होता है, ठीक है। एक तो अनंत पे रखेंगे तब, जब इधर आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण है आपका आभासी, तो आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। और आपको और चीज याद रखना है, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब दर्पण के ठीक सामने रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखें, ये दर्पण हो, ये दर्पण के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब आपका एफ और पी के बीच में बनेगा, क्योंकि आभासी दर्पण है तो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और हमेशा छोटा नहीं होता, हमेशा सीधा होता है, ये बात सत्य है। लेकिन इस केस में हम लोग का क्या है, छोटा बनेगा, ठीक है। प्रकृति तो मैंने आपको याद करवा दिया, एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। अनंत पे रखने पर किरण कैसे आती है, समांतर आती है। तो हमने समांतर किरण मुख्य अक्ष के बुला लिया, एक ये वाला, एक ये वाला। हम जानते हैं कि समांतर किरण कहाँ से होकर जाना है, फोकस से होकर जाना है, या फोकस से जाते हुए महसूस करना है। तो ये यूं चली गई इधर, अच्छा गड़बड़ हो गया, ये ऐसे चली गई, ये इधर चली गई ऐसे, ठीक है। जब ये जाने वाली किरण है, उससे पूछेंगे भाई तू कहाँ को से आ रहा है, आ रही है, तो अपना पता बताएगी, मैं तो फोकस को से आ रही हूँ। तो अब उसको क्या करना है, पीछे की ओर डॉट 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 ऐसे बढ़ाइएगा तो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर कट करेगी, वही आपका फोकस होगा। फिर आपको दूसरा समांतर रेखा खींचना है इस तरह से और उसको भेज देना है, और फिर उसको पीछे की ओर बढ़ाना है, तो दोनों को मीट करवा के बना देना है, ये फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। ये केस मैंने आपको याद करा दिया। दूसरा है दर्पण के सामने रखने पर, दर्पण के सामने आप बड़ा प्रतिबिंब रखिएगा, 2 किरण चलाइएगा, एक समांतर वाला, एक सी से जाने वाला किरण को पहले दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ये सी से जाने वाला किरण वापस आ गई, लेकिन ऐसे लगे कहां से वापस आ रही है भाई, उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर कट करेगी, वही आपका सी होगा।
पीछे की ओर बढ़ाए डॉट 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 डॉट, ये वाला लाइन दिख रहा है आपको, डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए अस्सी पे कट कर दिए। अब इसके टॉप से ही एक समांतर किरण चढ़ाएंगे मुख्य अक्ष का। चलाने के बाद ये देखिए चली गई तिर्यक होके। इसके बाद तिर्यक परावर्तित किरण से पूछेंगे तू कहाँ को से आ रही है, तू अपना बताएंगे, पीछे की ओर बढ़ाओ मेरे को। तो स्केल रखेंगे इस तरह से और पीछे की ओर इसके बढ़ाएंगे। स्केल मेरे कहाँ रख दिया, नहीं तो करके दिखा था, डोंट वरी, फिर भी आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जहाँ पे बीच बिंदु पर कट करेगा तो वहां पे फोकस बनेगा। अब कमाल की बात यह है कि आपने जिसको फोकस के लिए जिस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाया और जिस सी के लिए जिस किरण को पीछे की ओर बढ़ाया था, वो एक बिंदु पर दोनों कट करता हुआ महसूस आएगा, ये बिंदु बी पर। वहां से नीचे लाइन मुख्य अक्ष तक खींच दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा ये प्रतिबिंब। ये ऑटोमेटिकली आपका छोटा बन जाएगा, ठीक है। ये बड़ा है तो ये छोटा बनेगा हमेशा। तो ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, पी और एफ के बीच में बन रहा है। आभासी दर्पण है तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और ये आपका कैसा, हाँ इसको भी आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण को हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं और उत्तल दर्पण को आभासी दर्पण भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए अब ये आभासी है, सीधा और छोटा बनेगा, इतना तो याद करा दिया, बहुत बार बोल चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सवाल जहां से आपका पूछता है उत्तल दर्पण से, अगेन मैं बोल रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे ये सवाल पूछेगा कि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा सीधा इस बात को याद रखना है आपको। अब इसका उपयोग पूछेगा, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से आपसे पूछेगा। तो वो उपयोग में सबसे पार्श्व दृश्य के देखने के लिए, आपने बाइक चलाया है ना, बाइक में दोनों साइड जो मिरर लगा हुआ रहता है पीछे के दृश्य को देख सकते हैं। तो जो मिरर लगा हुआ रहता है उसी में रहता है अवतल दर्पण। कौन सा रहता है, अवतल नहीं, उत्तल दर्पण। क्या रहता है, उत्तल दर्पण। गाड़ी के ड्राइवर के जस्ट पीछे सामने जो रहता है शीशा, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है। कारण क्या है भाई कि उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो एकदम फोटो खटक से दिख जाएगा सब चीज। बड़ा एरिया को कवर कर लेता है, छोटा छोटा सब चीज को बनाएगा प्रतिबिंब को, तो बड़ा एरिया को कवर करेगा, ठीक है। ये आप सीखोगे 12th में, फील्ड ऑफ व्यू उसको बोलते हैं, उतना नहीं जानना है। अब इतना बस समझ लीजिए कि ये क्या करता है, देखने वाले क्षेत्रफल को बढ़ा देता है। ज्यादा अच्छा से समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम के माध्यम से। देखिए ये क्या था आपका उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण। इतना ही बड़ा, हम इतना ही एकदम बिल्कुल इतना ही बड़ा एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। देखिए दोनों बराबर है ना, हाँ भाई दोनों बराबर है। आप जरा देखिए ये कहाँ से ज्यादा यहाँ से रे परावर्तित होगी, इस तरह से ज्यादा ये रे परावर्तित होगी इस तरह से। तो मतलब यहाँ के बीच में कोई भी आदमी, जानवर, पशु पक्षी कुछ भी आ जाए, गाड़ी वगैरह, तो यहाँ दर्पण, इस दर्पण में आपका क्या बन जाएगा, फोटो बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं वो वाला एरिया जहां से आप लोग चीजों को देख सकते हैं, देखने वाला क्षेत्र हो गया यही। और यही दर्पण इतना ही साइज का है, इतना ही द्वारक बड़ा है, लेकिन उसका देखिए क्षेत्र कैसा बड़ा हो गया। देखिए ये देख रहे हैं, इतना जाएगा और ये वाला इतना जाएगा। तो आप मेरे को बताओ अब कौन सा क्षेत्र ज्यादा बड़ा हो गया, उत्तल दर्पण वाला ज्यादा बड़ा हो गया कि अवतल दर्पण वाला? आपको उत्तल दर्पण वाला। तो दो फायदे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा एरिया को ही कवर कर लेता है, एकदम यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया के सभी जानवर, पशु पक्षी, एकदम गाड़ी घोड़ा सब चीज देख सकते हैं अपन लोग, है ना। इसीलिए उत्तल दर्पण का हम लोग, और दूसरी बात ये सीधा बनाता है, दो फायदे हो जाते हैं। इसीलिए ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो मैं ज्यादा गाड़ियों को देख सकता हूँ पीछे की ओर। सारी गाड़ियां मुझे सीधे भी दिखनी चाहिए, ऐसे नहीं कि उल्टा दिखे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। दैट्स वाई इसीलिए अपन लोग इसे दर्पण के में पार्श्व दर्पण के फॉर्म में यूज करते हैं। उसी दर्पण को बोलते हैं पार्श्व। पार्श्व मतलब पीछे की ओर देखना ना, इसीलिए। चलो जी, समझ में आ गया। अब वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस चैप्टर का। सो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको पर्सनली कंडक्ट करवाऊंगा एक जूम मीटिंग आपके साथ, वहां पे सारे डाउट आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं समझ नहीं पाऊंगा कि आप मुझे डाउट कैसे पूछ रहे हैं और कहाँ से पूछ रहे हैं। दैट्स वाई, ओके। अब अगला जो वीडियो होगा बहुत महत्वपूर्ण है, उससे क्वेश्चन जैक बोर्ड में आता ही आता है, वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, बट मैं हूं ना, इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है दर्पण सूत्र के 3 फॉर्मूले। ये फॉर्मूला अभी आपको रट्टा मार लेना, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। ये F V U
एच आई ये सब क्या है वो आप लोग कल सीखेंगे, बस आपको याद कर लेना। जैसे बचपन में 2 दूना 4, 4 दूना 8 पढ़ के याद किए थे ना पहाड़ा, लेकिन आप जानते नहीं थे लॉजिक कि क्यों ऐसे 2 गुना 2 4 होता है। हालांकि अभी भी नहीं जानते होंगे, आपको जान रहे होंगे मुझे उम्मीद है। तो वैसे ही इसको क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 3-4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको याद कर, दूसरे नंबर पे याद करना है r/2 इक्वल टू f, r/2 इक्वल टू f, ठीक है। अब यहाँ पे या इसको उल्टा भी याद कर सकते हैं, f इक्वल टू r/2, f इक्वल टू r/2, ये ज्यादा सीधा लग रहा है तो इसे याद कीजिएगा। m बराबर आपको याद करना है माइनस भी अपन यू, माइनस भी अपन यू। या तो h का 2 फॉर्मूला होता है, एच आई अपन एच ओ, एच आई अपन एच ओ, एच आई बटा एच ओ, याद कर लेना है। ये तीनों फॉर्मूला आपसे याद हो जाएगा तो कल के क्वेश्चंस को आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे मेरे कुछ बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। वो कंसेप्ट आप सीखोगे तो क्वेश्चन आसान से टैकल कर लोगे। न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग फटाक से लेंस वाले चैप्टर में जंप करेंगे। बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। भगवान जी से दुआ कीजिएगा आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू सो मच।